हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि आपके इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पार्ट 2 के लिए जो आए हैं, इन कमेंट्स को देखने के बाद मुझे ये वीडियो फटाफट बनाना पड़ा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो वीडियोस को मैं काफ़ी गैप में अपलोड करता हूँ, जैसे महीने में 1 या 2 वीडियोस, और ये जो पार्ट 2 का वीडियोस है ये भी 1 हफ्ते बाद ही मैं अपलोड करता, लेकिन आपके कमेंट्स थे इतने अच्छे तो मैंने सोचा चलो इसको अपलोड कर ही दिया जाए। तो आपकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ पावर आईसी को कब रिप्लेस करें, पावर आईसी को कैसे टेस्ट करते हैं कि पावर आईसी ठीक है कि ख़राब है, इसका सेकंड पार्ट। तो जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लें मेरे चैनल पे, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि पावर आईसी कैसे फंक्शनल होती है, मतलब पावर आईसी जो होती है उसके अंदर कौन कौन से सर्किट होते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि हमारे फ़ोन की जो पावर आईसी होती है इसके अंदर बक सर्किट होता था, एलडीओ सर्किट होता था, हाउसकीपिंग सर्किट होता था और सीडीसी ऑडियो सेक्शन भी होता था। तो लास्ट वीडियो में तो मैंने बताया था कि कौन कौन सा सर्किट होता है। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल, आप कई लोगों का कमेंट है कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि कैसे पता चलेगा कि पावर आईसी ख़राब है कि ठीक है। तो मैं पहले आपको थ्योरिकल समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक फ़ोन पे प्रैक्टिकल करके समझाऊँगा। तो देखो, यूँ तो अगर देखा जाए तो एक बेसिक फ़ोन में एक पावर आईसी आती है, ठीक है। जैसे कि PM8953 ले लो, ठीक है। मीडियाटेक की 6357 ले लो CRB, या फिर क्वालकॉम में 8937 ले लो। ये सिंगल पावर होती है, जो छोटे फ़ोन होते हैं ना उसमें एक ही पावर लगती है, ठीक है। तो मैंने अभी एक पावर का एग्जांपल लिया है। तो मैंने अभी एक मॉडल उठाया है PM8953, ठीक है। मैं इस आईसी का पूरा एग्जांपल आपको देता हूं कि ये आईसी ख़राब है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी मोबाइल फ़ोन की जो PM होती है, पावर आईसी, सबसे पहले भाई उसको अगर अपन को बदलना है ना, या फंक्शनल नहीं हो रही है, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए कि हर पावर आईसी को काम करने के लिए एक बीपीएस सप्लाई की ज़रूरत होती है। BPS 3.7 वोल्ट, मतलब किसी भी फ़ोन में आप रिपेयर करने जाओगे तो पावर आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी से एक BPS सप्लाई बन के आती है 3.7। अगर पावर के आईसी के अंदर ये सप्लाई प्रॉपर इनपुट ना हो, या कुछ बॉल्स पे इनपुट हो और कुछ बॉल्स पे इनपुट ना हो, तो इस कंडीशन में भी पावर आईसी काम नहीं करेगी। तो पावर आईसी को बदलने के पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पावर आईसी में BPS इनपुट हो रही है कि नहीं। तो मैं ये अभी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कोई पावर आईसी में बीपीएच इनपुट हो भी जाती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी पावर आईसीज होती है, मैं क्वालकॉम चिपसेट की बात कर रहा हूं, अभी मैं मीडियाटेक या एक्साइनोस की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसके अंदर ना एक प्रोटोकॉल लाइन भी होती है, क्योंकि जितनी भी पावर आईसी होती है उसमें एक SPMI प्रोटोकॉल होता है। 2 लाइन आती है CPU से, SPMI डाटा, SPMI क्लॉक। SPMI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल होता है, और आप देखो कि जितने भी पावर सेक्शन होते हैं, जैसे एक सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर, 4 पावर होती है, तो चारों इसी प्रोटोकॉल से आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो इसके अंदर एक SPMI प्रोटोकॉल भी होता है। इसकी 2 लाइन आती है। तो एक पावर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले BPH का आना जरूरी है, दूसरा SPMI प्रोटोकॉल का कनेक्ट होना जरूरी है। इसी से CPU इसको मास्टर स्लेव को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहले चेक करनी है। तो देखो, SPMI प्रोटोकॉल ये तो पहले चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए तो अपन को आईसी उठाना पड़ेगा। आप सबसे पहले पावर आईसी को बदलने के पहले देख लो कि BPH इनपुट हो रही है कि नहीं पावर आईसी के अंदर। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे आप इसको स्टडी करोगे, ठीक है। अगर किसी फोन में BPH इनपुट हो जाती है बाय द वे, ठीक है, तो पावर आईसी को पहले अपन को ना ऑन करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि पावर आईसी कौन कौन सी वोल्टेज बना रही है और कौन कौन सी वोल्टेज नहीं बना रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि डेड फोन में पावर आईसी को कैसे ऑन करेंगे। तो सिंपल है, आप या तो ऑन ऑफ स्विच को दबा के रखो। तो जब आप ऑन ऑफ स्विच को दबाते हो तभी पावर आईसी ऑन होती है। तो सेट तो ऑन है नहीं, लेकिन यार कुछ तो बूटिंग लेता होगा। जब ऑन ऑफ को दबाओगे तो 10 मिलियम, 20 मिलियम, 30 मिलियम, 40 मिलियम, कुछ तो बूटिंग लेता होगा। वही समय होता है पावर के ट्रिगर होने का, और उसी समय हम पूरी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो आपको या तो ऑन ऑफ को ऐसे दबा के रखना है, या तो यार कब तक दबा के रखोगे, आप सिंपल सा है फ़ोन में चार्जर लगा दो। क्योंकि जब आप किसी फ़ोन में चार्जर लगाते हो ना, तो हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है ना, पावर आईसी को इनिशियल ट्रिगर कर देती है।
इसके लिए आपको ऑन ऑफ को दबाने की जरूरत नहीं है, बस आप चार्जर लगा दीजिए, बैटरी लगाइए या मत लगाइए, आपकी पावर आईसी ऑन हो जाती है। चाहे आपका सेट ऑन होता हो या नहीं होता हो, आपकी पावर आईसी ट्रिगर हो जाती है। और वही समय होता है जब हम पूरी पावर आईसी की वोल्टेजेस को चेक करके डिसाइड करते हैं कि मेरी पावर आईसी ठीक है कि खराब है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि पावर आईसी को चेक करने के लिए आपको फोन में चार्जर लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद से चार्जर लगा के सबसे पहले बीपीएस सप्लाई चेक करना है। एसपीएमआई प्रोटोकॉल को पहले आपको चेक नहीं करना है, इसके सिम्टम बता दूंगा कि इसके खराब होने से क्या फॉल्ट आता है बाद में। तो पहले बीपीएच चेक कर लो। मान लो बीपीएच बन गया, पावर आईसी के आसपास बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, वहाँ पे मान लो बीपीएच बन गया और फिर भी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, मतलब पावर आईसी ट्रिगर नहीं हो रही है, या हमें देखना है कि पावर आईसी खराब है कि नहीं, तो अपन चार्जर को लगा के बीपीएच चेक कर लेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है, देखिए जब हम पावर आईसी में चार्जर लगाएंगे, ये हमारे फ़ोन की एक पावर आईसी है जो बहुत पॉपुलर पावर आईसी है। आप देखो सबसे पहले पावर आईसी में जब ट्रिगर होती है पावर आईसी, तो सबसे पहले उसका बक सर्किट ऑन होता है। बक सर्किट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो इस पावर आईसी के पास 1 2 3 4 5 6 7 बक कॉइल्स हैं। देखिए आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं 7 बक कॉइल्स हैं। आप जैसे PM8937 देखोगे उसमें 6 बक कॉइल है, मीडियाटेक की 6357 CRB देखोगे 5 बक कॉइल है, 8953 देखोगे इसमें 7 बक कॉइल है, सैमसंग की S537 आती है, S527 आती है, ऐसे आईसी आती है, किसी में 9 बक कॉइल होती है। तो ये बक कॉइल कम ज़्यादा हो सकती है, बक कॉइल कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो बक कॉइल्स होती हैं, यहाँ पे एक हाई एम्पियर का करंट बनता है। जैसे ही आप पावर आईसी ऑन होती है तो सबसे पहले बक वोल्टेजेस बनाती है, हाई एम्पियर का करंट बनाती है, और ये पूरे वोल्टेजेस बन के आपके सीपीयू के कोर्स के लिए जनरेट होते हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, उसमें कई सारे कोर होते हैं, जैसे मॉडेम का कोर होता है, ग्राफिक्स के कोर होते हैं, तो उनको चलाने के लिए एक हाई एम्पियर का करंट चाहिए, और वो पावर आईसी का बक सर्किट जनरेट करता है और इन कॉइल के थ्रू देता है सीपीयू को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए किस कॉइल पे कितने वोल्टेजेस बनते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर किसी फ़ोन में 5 कॉइल है, 6 कॉइल है, 7 कॉइल है, 8 कॉइल है, 9 कॉइल है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि किस कॉइल पे कितने एम्पियर का कितना वोल्टेज, कितना मतलब कितना करंट बनता है और कितना वोल्टेज बनता है, ठीक है। और दूसरा आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि वो सीपीयू में जाता है कि कहाँ जाता है, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा ना, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, 7 कॉइल है, ठीक है। तो देखो एक मैंने लिखा है हाई एलडीओ, हर पावर आईसी के अंदर एक हाई एलडीओ बनता है 2.05, जो ये वापस घूम के पावर के अंदर ही आता है। दूसरी वोल्टेज मॉडेम की बनती है, ये हमारे सीपीयू के मॉडेम के लिए बनती है। सीपीयू के अंदर जो बेसबैंड चिप होती है ना, उसके लिए बनती है मॉडेम की 0.6 से 1.2 के बीच में, ये वोल्टेज बनती है सिम लगाने के बाद। फिर तीसरी वोल्टेज कोर की बनती है जो सीपीयू के लिए होती है। चौथी VDD मैक्स मिसलिनियस होती है, ये भी सीपीयू के लिए होती है। ये होती है APC, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, एप्लीकेशन प्रोसेसर की कोर वोल्टेज है, जो 2 कॉइल के थ्रू बनती है 0.6 से 1.2, और लास्ट वोल्टेज है 1.3 LDO वोल्टेज है, ये भी घूम के वापस पावर आईसी के अंदर आती है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो रेड वाली वोल्टेज है, ये दोनों, ये सीपीयू पे नहीं जाएगी, ये वापस घूम के पावर के अंदर आएगी, और बाकी ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये और ये सब सीपीयू के अंदर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हमारा काम है चार्जर लगाइए और इन सब कॉइल्स पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। एक कॉइल पे 2.05, एक कॉइल पे 1.3 और बाकी सभी कॉइल पे 0.6 से 1.2, और एक कॉइल होगी मॉडेम की जिस पे वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर ये वोल्टेज पूरी बन गई तो हम समझेंगे कि पावर आईसी ठीक नहीं है, पावर आईसी का बक सर्किट काम कर रहा है। पूरी पावर आईसी अभी ठीक नहीं है, हम इसे सिर्फ ये समझे कि पावर आईसी का बक सर्किट काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर ये बक सर्किट मान लो काम कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेट ऑन हो जाएगा, इसका मतलब है कि एक सेक्शन चलो ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे पूरी कहानी शुरू होती है। अब आपको कई टाइप के फॉल्ट मिलेंगे। कुछ फ़ोनों में फॉल्ट मिलेगा कि ये बक वोल्टेज ना फ्लैक्चुएट करेगी, मतलब 2.05 बनेगी, फिर 1.3 हो जाएगी, 1.2, 1.0, फिर 2.05, मतलब वो अप डाउन होगी, पूरी वोल्टेज कांपेगी। तो इस कंडीशन में आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। ये पावर आईसी का फॉल्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पावर आईसी के खराब होने से बक कांपेगी। इसके लिए आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे फ़ोन की अगर कोई LDO लाइन शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में भी बग कांपने लगती है, तो कई सारे लोग पावर बदल देते हैं। अरे पावर बदलने से थोड़ी होगा,
आपके मोबाइल फ़ोन का अगर कोई LDO सर्किट शॉर्ट हो गया तो उस कंडीशन में भी पूरी बग कांपने लगती है। इसके अलावा भी कुछ क्लॉक्स बनती हैं, अगर वो मिस हो गई तब भी ये बग कांपने लगती है। कई बार CPU के फॉल्टी होने से भी ये बग पूरी कांपने लगती है। कई बार कोई ऐसी IC जिस पे 1.8 का इनपुट हो रहा है और वो क्रैक कर जाए तब भी ये पूरी बग कांपने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बग में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप पावर को मत बदल लेना, पहले बेसिक फंडामेंटल्स को अप्लाई करना जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ऐसे में पावर IC नहीं खराब होती है। कई बार बग में फ्लक्चुएशन होता है, पावर IC बदल देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा भी तो होता है कि बग बन ही नहीं रही, ठीक है। तो मान लो कि अगर यहाँ पे किसी कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं बनी तो एक सीधा सा देखने वाला आदमी भी बोलेगा हो सकता है पावर खराब हो। भाई साहब, मैंने अपने 17 साल के करियर में कभी मैंने बहुत रेयर ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बग नहीं बन रही है, पावर खराब हो, बहुत कम ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है पावर खराब, लेकिन आप कभी पावर IC मत बदलना। देखिए, अगर यहाँ पे बग नहीं बनी तो एक बार आप बग की रीडिंग चेक करना। अगर कोई भी बग कॉइल की लाइन शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में भी बग यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। ये पावर IC का फॉल्ट नहीं होता। तो आप इन सभी सिचुएशन में कभी पावर को डायरेक्ट मत निकालना, पहले यहाँ पे आप शॉर्टिंग को चेक कर लेना, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोन ऐसे ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो जैसे गिरता है ना फ़ोन, तो गिरने से क्या होता है कि CPU के अंदर की बॉलें मिल जाती हैं। मिलने का मतलब होता है ना कि ये जितनी बग वोल्टेज निकल के जाती है सब CPU में, और CPU सबका फीडबैक देता है। अगर गलती से CPU के अंदर की कुछ बॉल्स आपस में अटैच हो गई ना, तब भी ये पूरी बग ड्रॉप हो जाती है, जीरो, कुछ नहीं बनती। तो हम क्या करते हैं कि CPU को उतार के रख देते हैं, मीडियाटेक के फ़ोनों में, एक्साइनोस के फ़ोनों में बग बन जाती है, हमको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा CPU का ही फॉल्ट था। लेकिन ये फॉर्मूला क्वालकॉम में एप्लीकेबल नहीं होता हर जगह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बग सर्किट चेक करना है। तो ये आपके सामने बग था, थोड़ा सा मैं आपको सर्किट भी दिखा देता हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे देखिए, मैंने एक यहाँ पे एक ओप्पो A3s का एक मॉडल लिया है। इसके अंदर ये पावर IC है और इसके अंदर ये पूरी बग क्वाइल्स है। तो मैंने बग की डिटेल आपको बता दी, और अगर सर्किट में मैं दिखाऊं, आप देख सकते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, मैं सर्किट पे देखिए यहाँ पे लगी है PM8953, ठीक है, ये पावर IC है। मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगी है PM8953। तो जैसी पावर IC ट्रिगर होती है तो सबसे पहले यहाँ पे पावर IC कुछ बग वोल्टेजेस बनाती है। तो पावर IC के कुछ पार्ट्स हैं, ये बग का पार्ट है। आप देखिए, सबसे पहले पावर IC के अंदर यहाँ पे BPH इन हो रही है, ठीक है, और BPH इन होने के बाद यहाँ पे देखिए ये पूरी वोल्टेज बनती है। देखिए, मॉडेम की वोल्टेज बनती है, कोर एंड ग्राफिक की वोल्टेज बनती है, क्वाइल्स पे जो मैं बता चुका हूँ, LPDDR रैम की वोल्टेजेस बन जाती हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे हाई LDO बन जाता है। फिर यहाँ पे APC की वोल्टेज बन जाती है, और यहाँ पे मेमोरी की वोल्टेज बनती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने वो वोल्टेज ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बग सर्किट अगर मान लीजिए आपका ठीक है, तो इसके बाद अपन को LDO सर्किट चेक करना है। LDO सर्किट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये हमारे एक मैंने फ़ोन का एग्जांपल लिया है, और यहाँ पे देखिए पावर IC कुछ LDO वोल्टेज बना रही है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए पावर IC हमारे फ़ोन में ना, देखिए काफ़ी सारे वोल्टेज बनाती है। देखो, जैसे यहाँ बनाती है L1 1.0 नेटवर्क IC के लिए, फिर यहाँ बनाती है 0.9 USB PLL के लिए। ऐसे बहुत सारे, देखिए बहुत सारे वोल्टेज बनाती है। देखिए पावर IC, देखिए, और इसको L1 L2 L3 से इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल WTR के लिए 1.8 1.0 बनाती है, ऑडियो IC के लिए बनाती है, रैम के लिए बनाती है, eMMC के लिए 1.8 2.8 बनाती है, USB की 3.3 बनाती है। इस तरह की बहुत सारी वोल्टेजेस पावर IC बनाती है, पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें से आपको हर वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी वोल्टेज है ना, इसमें से कुछ ही वोल्टेज होती है जो सेट ऑन करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे eMMC की 1.8, जैसे हम BIO वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज इनपुट आउटपुट, जो पूरे फ़ोन में जाती है। जैसे I2C प्रोटोकॉल का पुल अप होता है, eMMC का इनपुट होता है। तो आपको हर वोल्टेज नहीं चेक करना है, आपको 1.8 चेक करना है, 2.8 चेक करना है, रैम की 0.6 चेक करना है, 1.2 करना है। इस टाइप से कुछ वोल्टेजेस चेक करने हैं, ठीक है।
या फिर आपके पास ये इस टाइप का बूट सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइप का बूट, देखिए मैंने जैसे खोल रखा है, ये है PM8953 का बूट सीक्वेंस। इसमें पूरा बताता है कि पहली वोल्टेज ये बनेगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, इस टाइप से पूरी वोल्टेज बनती है। तो आप बूट सीक्वेंस की मदद लेके भी पूरे वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो मैं आपको एक सीधा सा फंडामेंटल बताता हूँ। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई LDO लाइन शॉर्ट कर जाए, जैसे कोई LDO लाइन शॉर्ट कर जाए तो आपका सेट डेड हो जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी होती है कि अगर कोई LDO लाइन शॉर्ट कर गया, ठीक है, तो आपकी बक भी फ्लक्चुएशन में जा सकती है। तो LDO लाइन को तब चेक किया जाए जब बक में फ्लक्चुएशन आए। अगर बक फ्लक्चुएट नहीं हो रही है तो LDO लाइन को हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं शॉर्टिंग के लिए। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले बक चेक कर लो, और LDO कौन कौन सी चेक करना है, eMMC की 2 चेक कर लो, 1.8, 2.8, और रैम की 0.6, 1.2, ये 4 वोल्टेज चेक कर लो बस, ठीक है। और एक USB की जाती है 3.3, 5 वोल्टेज चेक कर लो, बहुत है, ठीक है। अब इन वोल्टेज को चेक करने के बाद भी अगर सेट ऑन नहीं हुआ और आपको लग रहा है यार मैं पावर IC बदलूं कि नहीं बदलूं, तो मैं आपको एक फाइनल वोल्टेज बनाता हूं जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। एक वोल्टेज होती है पावर ऑन रीसेट, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए देखिए, जब आप बूट सीक्वेंस पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो पावर ऑन रीसेट लिखा है। ये फाइनल वोल्टेज होती है PS होल्ड के पहले। ये जो वोल्टेज होती है पावर IC बना के देती है CPU को 1.8। अगर ये वोल्टेज बन गई तो समझ लेना कि आपकी पावर IC ठीक है, आपको पावर IC बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पावर ऑन रीसेट, लेकिन एक शर्त यह है कि पावर ऑन रीसेट फ्लैक्चुएटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम फिक्स वोल्टेज होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि जो पावर ऑन रीसेट की जो वोल्टेज होती है ना, ये जो वोल्टेज होती है ये बेसिकली अगर ऊपर की कोई बक, ऊपर की कोई LDO या कोई क्लॉक्स जनरेट नहीं होती है, या MPP मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग की एक वोल्टेज बनती है, ठीक है, PLL की वोल्टेज बनती है, ये सब वोल्टेज अगर नहीं बनती है तो उस कंडीशन में पावर IC पावर ऑन रीसेट मिस कर देती है और आपका सेट डेड हो जाता है, ठीक है। तो एक ये भी फंडामेंटल कहता है कि अगर आप पावर ऑन रीसेट चेक कर लो, अगर पावर ऑन रीसेट पे 1.8 मिल जाए तो इसका मतलब आपकी पावर IC ठीक है, पावर IC बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो पावर ऑन रीसेट पावर IC बनाती है और CPU को देती है। देखो दिखाता हूँ मैं कैसे चेक करते हैं। तो आपको इसके लिए देखो यहाँ पे जाना है, ठीक है, और पावर IC का हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में जाना है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है PON रीसेट। आप देख सकते हो ये 27 नंबर पिन से पावर IC, देखो पावर ऑन रीसेट लिखा है, यहाँ से एक वोल्टेज देती है और ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए देखो ये जाती है आपकी CPU के अंदर। अगर ये देखो एक कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल गया तो समझ लेना कि पावर IC बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं मिला तो पावर IC मैंने कहा फॉल्टी हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि पावर IC ही खराब होगी, ठीक है, क्योंकि अगर LDO लाइन शॉर्ट कर गई, बक लाइन शॉर्ट कर गई, क्रिस्टल ख़राब हो गया, CPU के अंदर फॉल्ट हो गया, तब भी आपकी पावर IC रिस्पॉन्स नहीं करेगी और आपके फ़ोन में पावर ऑन रीसेट मिस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई जादू की छड़ी किसी टेक्नीशियन के पास नहीं है कि आपको एक लाइन में बता देगा कि पावर IC खराब है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मल्टीमीटर उठा के डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ना एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिकल में आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए ये आपकी पावर IC है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कभी भी किसी पावर IC को अगर टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले पावर IC के पास आप मल्टीमीटर की ब्लैक पिन को ग्राउंड लगाएं और देखिए पावर IC के पास कहीं BPH बन रही है कि नहीं। तो BPH 4 पॉइंट के आसपास देखो ये BPH आ रही है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे फ़ोन में BPH सप्लाई ये इन कैपेसिटर के थ्रू पावर IC के अंदर जा रही होगी। तो BPH आप एक बार चेक कर लो। अगर आपके फ़ोन में BPH बन रही है तो एक बार पावर IC के चारों तरफ जो बक कॉइल्स हैं उस पर वोल्टेज चेक कर लो। यार एक सिंपल सी बात है, आप आजकल जितनी पावर IC उठा के पढ़ लो, एक हाई LDO बनती है, एक लो LDO बनती है। हाई LDO 2.05, लो LDO 1.3। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल के ट्रैक में कैपेसिटर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 2.05। इसका मतलब ये है कि हाई LDO की लाइन है।
और यहाँ पे देखिए ये बड़े वाले कैपेसिटर पे कितने 1.2 या 1.3 के आसपास है। देखिए ये आपके लो LDO हैं, और बाकी जो कॉइल्स हैं उस पर भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार, जो जितनी CPU की लाइनें होगी ना वहाँ पे 0.6 से 1.2 के आसपास के वोल्टेज बनने चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं बने, यहाँ पे देखो 0.7, यहाँ पे देखो 0.8, यहाँ पे देखो 0.6, यहाँ पे देखो 0.6, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये लो LDO था। देखो ये वाली कॉइल पे वोल्टेज नहीं बने, देखो आप ध्यान से ये वाली, तो ये जो जिस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बने ना, ये मॉडेम की वोल्टेज होती है, ये सिम लगाने के बाद बनती है। तो अगर पूरी बक आपकी बन रही है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई बक सर्किट तो ठीक है। और इसमें LDO पे भी डाउट नहीं जाएगा, क्योंकि देखो कोई LDO लाइन अगर शॉर्ट होती है ना, मतलब मैं सभी LDO की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे USB की शॉर्ट हो गई या 1.8 शॉर्ट हो गई, तो बक में फ्लक्चुएशन आने लगता है, तब हम यहीं से पकड़ लेते हैं कि यार हो सकता है कोई LDO लाइन शॉर्ट हो। बाकी आपके फ़ोन का क्रिस्टल भी खराब हो जाए तब भी बक कांपने लगती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने बक सर्किट चेक कर लिया। अब देखो जो LDO लाइन होती है, जैसे मैंने बताया 1.8, 2.8, 0.6, 1.2, USB की 3.3 और 2.8 VMC की, तो इन सब वोल्टेज को चेक करने के लिए देखो तुम्हारे पास सर्किट होना चाहिए, ठीक है। सर्किट से एक एक लाइन को आपको ट्रेस करके चेक करना पड़ता है, तो पता चलता है कि LDO बन रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे BB क्लॉक भी चेक करना पड़ता है, स्लीप क्लॉक भी चेक करना पड़ता है, ये सब चेक करने के लिए आपके पास सर्किट होना चाहिए। लेकिन एक इसका बेसिक है कि अगर इन लाइनों में कोई फॉल्ट आए, इसका इम्पैक्ट बक पे जरूर पड़ेगा। तो बक वोल्टेज को चेक करके भी हम बहुत ज़्यादा आइडिया लगा लेते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। अब मैं वो फाइनल वोल्टेज की बात करता हूँ, पावर ऑन रीसेट। जब पावर IC अपनी पूरी बक वोल्टेज बना लेगी, LDO वोल्टेज बना लेगी, क्लॉक्स बन जाएंगी, हाउस कीपिंग ऑन हो जाएगा, तब आखिरी में पावर IC एक 1.8 CPU को देगी, इसी को बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। वो वोल्टेज बन गई तो आपका पावर IC सही है। तो मैं बताऊं, पावर IC वो वोल्टेज इस कैपेसिटर से होते हुए CPU को देती है। तो ये सर्किट में मैं ढूंढ के ऑलरेडी रखा है, टाइम बच जाएगा आपका भी। तो यहाँ पे अगर 1.8 आ गई इस कैपेसिटर पे, देखो मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ये देखो 1.8 आ गई इस कैपेसिटर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पावर IC 100% ओके है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका सेट ऑन नहीं हुआ तो आपका CPU रिस्पॉन्स। तो कुल मिला जुला के बात ये बनती है कि आप पावर ऑन रीसेट को चेक करके कंफर्म कर सकते हो कि आपकी पावर IC खराब है कि ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कोई चीज़ छिपाना नहीं चाहता हूँ, और आपको एक सही दिशा में कोई भी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए जो मैंने टॉपिक आपको ये बताया है, देखने में तो बहुत सीधा लगता है, समझने में भी बहुत सीधा लगता है। डेफिनेटली आप काम करोगे तो आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी इस हिसाब से। लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए आजकल ना जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, आजकल 2 पावर IC आ गई है। जैसे एग्जांपल PM7150, PM7150L। इसके अलावा 3 पावर IC भी आ गई है, PM8150, 8150L, 8150B। 4 पावर IC भी आ गई है, जिसमें PMX एक नई IC आ गई है, PMX55, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि मैंने एक पावर IC का तो कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन अगर आपके पास 2 पावर IC आ जाए तो क्या करोगे, उसके बाद से 3 पावर IC आ जाए तो क्या करोगे, उसके बाद 4 पावर IC आ जाए तो क्या करोगे। इसके अलावा आजकल पावर IC के अंदर बहुत सारी नई नई पिनें आ गई। जैसे आपने MediaTek अगर कोई फ़ोन रिपेयर करोगे, MediaTek के किसी भी फ़ोन को रिपेयर करोगे तो बक के पहले भी 5 वोल्टेजेस बनती है, जैसे V रेफरेंस की, VRTC की, VXO की, VAUX की, DIG वोल्टेज, ये सब बक से पहले बनती है, ठीक है। अगर आप डबल पावर IC पढ़ोगे तो उसमें फॉल्टेन की पिन होती है, उसके अंदर बक्स की पूरी उसमें आप देखोगे एक फ़ोन में, जैसे इसमें थी, इस अगर फ़ोन की बात किया जाए तो इसके अंदर थी 7 बक, लेकिन अगर आप डबल पावर में देखोगे तो उसमें 16 बक कॉइल्स होगी। 3 पावर IC लगी होगी तो हो सकता है 21 बक कॉइल होगी। 4 पावर IC लगी होगी तो हो सकता है 28 बक कॉइल होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक बार सर्किट को अच्छे से पढ़ना सीख गए, स्कीमेटिक्स को, तो आपको बार बार किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से स्टडी करके पता कर सकते हो कि अगर कोई नई पावर IC आई है तो वो कौन कौन सी बक बना रही है,
ठीक है। तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि आप कहीं भी मोबाइल फ़ोन सीखिए रिपेयरिंग, उसमें स्कीमेटिक को ज़रूर फोकस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगे कि स्कीमेटिक को आपका अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग स्कीमेटिक पे विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक एक बार पढ़ना सीख गए ना तो फिर आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके अपने दिमाग से निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपकी नॉलेज में 1% इजाफा हुआ होगा। अगर आपके नॉलेज में 1% इजाफा हुआ हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं या जो फ्रेशर्स हैं, डेफिनेटली आपको एक अच्छा नॉलेज गेन करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट दिल्ली बदरपुर में है और हमारा जो नया बैच है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत